नमस्कार। आओ पढ़ें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम फिलहाल संधि का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की क्लासों में हमने वर्ण के बारे में तथा संधि के बारे में जान लिया था। आज हम संधि के आगे चर्चा करते हुए संधि के बारे में और जानेंगे। इससे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको संक्षेप में एक बार फिर से देख लेते हैं। कल हमने जाना था संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि जिसको हल भी कहा जाता है, तथा तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग, इसकी पहचान के लिए हमने देखा था कि परवर्ण और पूर्ववर्ण, इन्हीं के द्वारा हमें संधियों की पहचान कर सकते हैं। संधियों की पहचान करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें परवर्ण और पूर्ववर्ण को देखना होगा। याद रखिए, कभी भी जब संधि वाक्य में हुआ हो वहां पर देख करके हम संधि की स्थिति का ज्ञान नहीं करते, संधि की पहचान नहीं करते। संधि सदैव संधि विच्छेद होने के पश्चात ही उसकी पहचान की जाती है। तो जैसा कि हमने जाना था, स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि जानने के लिए हमें परवर्ण और पूर्ववर्ण दोनों में अच अर्थात स्वर का होना आवश्यक होता है। जैसे हिम धन आलया हमने देखा था। इसके पश्चात जब हल या व्यंजन की बात होती है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर परवर्ण व्यंजन होगा, पूर्ववर्ण भी व्यंजन होगा, अथवा इसकी 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन व्यंजन के पश्चात व्यंजन, दूसरी कंडीशन व्यंजन के पश्चात स्वर, तीसरी कंडीशन स्वर के पश्चात व्यंजन। इन 3 स्थितियों में हम व्यंजन संधि देखते हैं। हमने तीसरी नंबर जो विसर्ग संधि थी, इसके बारे में क्या देखा था? विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में परवर्ण में तो विसर्ग ही होता है, सदैव परवर्ण में विसर्ग होता है, जबकि पूर्ववर्ण में हमें या तो अच मिल सकता है अथवा हल मिल सकता है, अर्थात व्यंजन। इसको तो हमने कल अच्छी तरह से समझ लिया। अब इसके आगे बढ़ते हुए आज हम सर्वप्रथम स्वर संधि की चर्चा करेंगे, स्वर संधियों के भेद के बारे में। तो इतना तो हमने पहले देखा था। आज हम देखेंगे स्वर संधि, स्वर संधि का भेद। तो स्वर संधि का भेद हम क्या पाते हैं कि जो स्वर संधि है वो मुख्य रूप से तो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, लेकिन सिर्फ 5 नहीं होती, इसके कुल 8 भेद होते हैं। 5 भेद जो होते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। जो स्वर संधि पहला रूप है उसे हम दीर्घ स्वर संधि के रूप में जानते हैं। जो दूसरा है उसे गुण संधि के रूप में जानते हैं। जो तीसरा है उसे हम वृद्धि संधि या वृद्धि स्वर संधि के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात जो चौथा है वो यह संधि के रूप में जानते हैं, तथा 5वां अयाद संधि के रूप में। ये हमारी तो मुख्य रूप से 5 संधियां हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यही नहीं होती।
इनके अतिरिक्त भी 3 संधियां होती हैं। स्वर संधियों में 3 भेद और होते हैं। जो इनके अतिरिक्त है वो है पूर्व रूप संधि, इसके पश्चात है पर रूप संधि तथा 8वीं है प्राकृत रूप संधि। प्राकृतिक रूप संधि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संधि के स्वर संधि के मुख्य रूप से तो 5 भेद होते हैं, लेकिन कुल 8 भेद होते हैं। अब जब हम चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कक्षा 9 और 10 के सिलेबस के हिसाब से, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर दीर्घ संधि और गुण संधि ही हमें मिलती है। हमारे सिलेबस में यही 2 संधियां हैं, लेकिन हम जैसा कि रिस्पांस मिलेगा 2, 5 अथवा 8 संधियां की चर्चा करेंगे, सभी को पढ़ेंगे। लेकिन आज यदि हम पढ़ रहे हैं तो आज हम पहली संधि अर्थात दीर्घ स्वर संधि की चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। आखिर दीर्घ स्वर संधि है क्या? तो हमने देखा होगा दीर्घ स्वर संधि का अक्सर एक सूत्र होता है जिसे हम अकः सवर्णे दीर्घा के रूप में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र है, जो इसमें अक शब्द है, ये है क्या? इसके बारे में कल की क्लास में हमने विस्तार से बताया था कि जो अक है वास्तव में ये एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या होता है, ये महेश्वर सूत्र से हमें इसके वर्णों का ज्ञान होता है और हम समझ चुके हैं कि प्रत्याहार 2 वर्णों से होते हैं और इनके अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या होते हैं, वो महेश्वर सूत्र में प्रत्याहार का पहला वर्ण हम महेश्वर सूत्र में देखते हैं, इसके पश्चात दूसरा वर्ण देखते हैं। इनके बीच के जितने वर्ण आते हैं वो सारे उस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं, किंतु सभी महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण के नाम से जाने जाते हैं और उनकी गणना नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से अकः सवर्णे दीर्घा में जब अग प्रत्याहार की बात होती है तो पहला महेश्वर सूत्र है हमारा आई उड़, दूसरा है रिल रिक, और हमें इन्हीं 2 में मिल जाते हैं क्या, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अब जब हम प्रत्येक महेश्वर सूत्र का इति संज्ञक वर्ण की गणना नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये इस वाले वर्ण को और इस वाले वर्ण की गणना नहीं की जाएगी। तो हमारे पास क्या हमें मिलता है, अ इ उ और रि तथा लृ। हमारे पास ये 5 वर्ण हमें प्राप्त होते हैं और यही 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था, हम जब दीर्घ संधि की चर्चा कर रहे हैं या हम किसी भी संधि की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ दीर्घ ही नहीं कोई भी संधि हो तो उसकी चर्चा जब हम कर रहे हैं, उसकी पहचान कर रहे हैं, तो उसकी पहचान पर वर्ण तथा पूर्व वर्ण से की जाती है। तो जैसा कि हमने देखा जो स्वर संधि है उसकी पहचान क्या है, वहां पर वर्ण तथा पूर्व वर्ण दोनों स्वर होंगे। और अब जब हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो ये स्वर संधि के भेद हैं। तो इसकी पहली कंडीशन तो हमें पता ही है क्या, कि पर वर्ण तथा पूर्व वर्ण दोनों स्वर ही होंगे, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा वर्ण नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो हमें पता है। अब अगली कंडीशन जो दीर्घ स्वर संधि की है वो क्या होगी,
उसके लिए हम इस सूत्र का विश्लेषण करेंगे, ये सूत्र देखेंगे। ये सूत्र हमारा कह रहा है अकः सवर्णे दीर्घ। तो अग प्रत्याहार हम समझ गए। अग प्रत्याहार के अंतर्गत अ, इ, उ, री तथा लृ ये 5 वर्ण आते हैं। सवर्णे क्या होता है? समान वर्ण। वर्णों की क्लास में हमने इसका अध्ययन किया था। यदि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आ रही है तो आप पिछली क्लास को पुनः देख सकते हैं। सवर्णे में हमने बताया था कि वे वर्ण जिनमें मात्रा का ही फर्क होता है अन्यथा समान होता है, वे सवर्ण कहलाते हैं या समान वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ, ऋ ये वर्ण हमारे सवर्णी हैं, समान वर्ण। तो अग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो ये वर्ण है, ये जो 5 वर्ण हैं, जब यही कहां पर मिलेंगे? वहीं परवर्ण तथा पूर्ववर्ण में। जब परवर्ण तथा पूर्ववर्ण में अग प्रत्याहार के ही वर्ण मिले और समान वर्ण मिले, वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो हमने क्या देखा? परवर्ण में हमें क्या मिलेगा? अकु। अकु अर्थात आ, इ, उ, री तथा लृ ये तो परवर्ण में होंगे। तथा पूर्ववर्ण में क्या होगा? पूर्ववर्ण में भी इन्हीं का समान वर्ण होगा। तो जैसा कि हमें और आपको पता है, इनके समान क्या होते हैं? आ का समान आ ही होगा, ई का समान ई के समान ई होगी, ये ह्रस्व होगी या दीर्घ होगी। इसी प्रकार री का भी दीर्घ होगा। ध्यान दीजिए, ली के बारे में हमने जाना था। ली का कोई दीर्घ नहीं होता। ली या तो आपको ह्रस्व मिलेगी या तो प्लुत मिलेगी। ली का कोई दीर्घ नहीं होता। तथा ए, ओ, ऐ, औ इनका कोई ह्रस्व नहीं होता। इनका या तो आपको दीर्घ मिलेगा या तो प्लुत मिलेगा। तो इस प्रकार से ये तो हमें परवर्ण में मिलेंगे। तथा पूर्ववर्ण में हमें क्या मिलेंगे? पूर्ववर्ण में यही वर्ण हमें मिलेंगे फिर से समान वर्ण में, अर्थात अ या आ के पश्चात आ या आ ही मिलेगा, वो चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो। ई के पश्चात ई ही मिलेगी, वो ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो। इसी प्रकार री के पश्चात हमें री ही मिलेगी, ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो। और री हमारी एक ही है, इसका कोई दीर्घ नहीं है, इसलिए ये हमें ये इसी रूप में मिलेगी। तो हमने देखा परवर्ण पूर्ववर्ण में हमें कौन कौन से वर्ण मिलेंगे, किन कंडीशनों में हमें मिलेगी। तो जो दीर्घ संधि है इसकी 5 कंडीशनें हो चुकी हैं, हमें 5 कंडीशनें मिलेंगी। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात और एक है, वो ये है कि प्रत्येक का 4 कंडीशन, यहां पर प्रत्येक की 4 कंडीशन मिलेंगी। वो क्या है? इनकी 4 कंडीशन ये है कि परवर्ण में ह्रस्व के पश्चात ह्रस्व ही मिलेगा, पूर्ववर्ण में दीर्घ के पश्चात हमें दीर्घ ही मिल सकता है, अथवा परवर्ण में जब ह्रस्व होगा और पूर्ववर्ण में दीर्घ भी हो सकता है। तथा चौथी कंडीशन है जब परवर्ण में दीर्घ हो और पूर्ववर्ण में ह्रस्व हो। तो ये 4 कंडीशनें हमें मिली। यही कंडीशनें सिर्फ यहीं पर नहीं, इन चारों के साथ घटित हो सकती हैं। चारों के साथ कैसे? जैसे ई के पश्चात ई मिलेगा, ह्रस्व ई के साथ ह्रस्व ई,
दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई, ह्रस्व ई के पश्चात दीर्घ ई अथवा दीर्घ ई के पश्चात ह्रस्व ई। सेम कंडीशन हमारा इसके साथ भी चलेगा, ऊ के साथ भी चलेगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ह्रस्व ऊ के पश्चात ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ के साथ दीर्घ ऊ अथवा दीर्घ ऊ के साथ ह्रस्व ऊ। सेम कंडीशन ऋषि के साथ है, ऋषि के साथ ह्रस्व ऋषि के साथ ह्रस्व ऋषि, दीर्घ ऋषि के साथ दीर्घ ऋषि, ह्रस्व ऋषि के साथ दीर्घ ऋषि अथवा दीर्घ ऋषि के साथ ह्रस्व ऋषि। अब यहां पर एक वर्ण और बचता है, वो एक वर्ण है लृ। लृ के बारे में आप जानते हैं कि लृ का कोई दीर्घ नहीं है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, लृ के साथ लृ ही मिलेगा। इसकी चार कंडीशनें नहीं होंगी क्योंकि इसका कोई और सवर्णी है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब आगे हम क्या देखते हैं, हम क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या बन सकती है। इसकी परिभाषा होती है दीर्घ स्वर संधि जब पर वर्ण अक प्रत्याहार अर्थात अ इ उ ऋ लृ के पश्चात पूर्व वर्ण अक प्रत्याहार ही अर्थात अ इ उ ऋ और लृ ही आए, लेकिन किस रूप में, समान वर्ण के रूप में, सवर्णी के रूप में। जब ये ऐसा आता है तब वहां पर दीर्घ संधि होती है, ये तो पहचान है। लेकिन जब इसकी संधि करना हो तो हम क्या करेंगे, जब इनकी संधि होती है तो हर कंडीशन में ये चाहे ह्रस्व के साथ ह्रस्व आ रहे हो, दीर्घ के साथ दीर्घ आ रहे हो, ह्रस्व के साथ दीर्घ आ रहे हो या दीर्घ के साथ ह्रस्व आ रहे हो, हर कंडीशन में ये दीर्घ ही होते हैं, हर कंडीशन में लृ को छोड़कर, क्योंकि लृ का कोई दीर्घ है ही नहीं, इसलिए उसका तो ह्रस्व ही होगा। लेकिन बाकी के जितने भी वर्ण हैं जिनके हमें दीर्घ भी मिलते हैं, उनका संधि होने पर दीर्घ वर्ण ही हमें प्राप्त होता है। यही कंडीशन इसके साथ भी है, हर परिस्थिति में ये दीर्घ ई ही होगा। अब हम इनका उदाहरण देखेंगे। तो जो पहला उदाहरण है, हम आ से लेते हैं, जहां पर परवर्ण और पूर्ववर्ण दोनों ह्रस्व आ होंगे। तो यहां पर एक है मत अनुसारम। जो मत अनुसारम है, इसमें क्या है, जो पहला शब्द है मत, दूसरा है अनुसारम, इनका जो परवर्ण है ये यहां पर आ है। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर हमें मिलता है मत तथा अ। जो अनुसारम है ये आ और नुसारम इससे मिलकर बना है। तो हम क्या देखते हैं, परवर्ण में ह्रस्व आ, पूर्ववर्ण में ह्रस्व आ, और हमारा नियम कहता है जब ह्रस्व आ के पश्चात ह्रस्व आ ही हो वहां पर
दीर्घ संधि होती है, अर्थात यहां पर दीर्घ संधि है। जब इसकी संधि की जाएगी तब रस आ तथा रस आ मिलकर के बनाएंगे दीर्घ आ। तो हमें जैसे पता है, क्या पता है कि जो स्वर वर्ण होते हैं वो उनके बगैर कोई भी व्यंजन वर्ण पूर्ण नहीं होता, वो अधूरा होता है, आधा होता है। लेकिन स्वर वर्ण की एक विशेषता होती है, ये जब भी किसी व्यंजन वर्ण के पश्चात आएंगे तो उनकी सहायता करेंगे ही करेंगे, अवश्य करेंगे। लेकिन ये जब उनकी सहायता करते हैं तो अपने वास्तविक रूप में ना करके मात्रिक रूप में करते हैं। और इस प्रकार से हमने देखा ये जो मत है इसके पश्चात जो दीर्घ आ है ये आया है, तो इसने इसकी सहायता करी। सहायता इसने किस रूप में करी? मात्रिक रूप में करी। तो क्या हो गया? ये मत का मता हो गया और इसके पश्चात नुसारम। ठीक उसी प्रकार ये हमने देखा जब ह्रस्व आ के पश्चात ह्रस्व आ ही आया।